पंडित नेहरू चाहते थे कि हिंदुस्तानी देश की राजभाषा बने। बरसों से महात्मा गांधी भी भारत भर में हिंदुस्तानी जबान और नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। हिंदुस्तानी भाषा को न संस्कृत निष्ठ हिंदी बनाना चाहिए, न फारसी भरी उर्दू। इसे तो दोनों का एक मीठा सा मिश्रण होना चाहिए। हिंदुस्तानी में दूसरे इलाकों की बोलियों से भी शब्द लेने चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो विदेशी भाषाओं से भी। हाँ, अगर वो लफ्ज आसानी से राष्ट्रभाषा में घुल मिल सकें तो। इस तरह हमारी राष्ट्रभाषा को एक ऐसी शक्तिशाली जबान बनाना होगा जो सारे इंसानी विचारों को और जज्बों को बयान कर सके। सिर्फ हिंदी तक या उर्दू तक अपने आप को सीमित रखना तो देश की अक्ल और आत्मा के साथ अपराध होगा। मार्च 1947 में ही फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी की बैठक में ये तय किया गया कि हिंदुस्तानी संघ की राजभाषा और सरकारी कामकाज की भाषा होगी, जिसे नागरिक अपनी पसंद से देवनागरी या फारसी लिपि में लिख सकेंगे। अंग्रेजी तब तक दूसरी राजभाषा होगी जब तक संघ इसे कानूनन जरूरी समझे। पर जैसे ही देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बटा, हिंदुस्तानी जबान भी बट गई। सभापति महोदय, अब जबकि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो ही चुके हैं, तो हम इस बात को देखना चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और उसका जो दृष्टिकोण था, क्या वो वैसा का वैसा आज भी रहना चाहिए या उसमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए। उस वक्त तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने श्री आर.वी. धुलेकर को चुप कराकर बैठा दिया। पर 2 दिन बाद हुई कांग्रेस सदस्यों की एक मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा गया कि अब से हिंदुस्तानी नहीं, हिंदी राजभाषा होगी। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, पर बात जब वोट पर आई तो 32 के मुकाबले 63 वोटों से हिंदुस्तानी हार गई और हिंदी जीत गई। महोदय, संविधान की धारा 99 के अनुसार केवल 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और हिंदी, जिनमें संसद की कार्रवाई हो सकती है। जहां तक दक्षिण भारत के नागरिकों और सदस्यों का सवाल है, मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ वर्षों तक कार्यवाही को अंग्रेजी में चलाना होगा। उन पर हम जबरदस्ती कुछ लाद तो नहीं सकते, मगर अंत में हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी और साथ में देवनागरी हमारी राष्ट्रलिपि। Sir, it's up to my friends in UP to have an undivided, unbroken whole India, or it's up to them to have only a Hindi India. The protagonists of Hindi, in their enthusiasm, have gone too far. It is no use repeating ad nauseum the new dictum that independence will be meaningless if we do not all start talking in Hindi or conducting official business in Hindi from tomorrow. It is not only ridiculous, but also totally absurd. जबान के मुतालिक में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आइन है, मैंने इसका उर्दू तर्जुमा देखा है और हिंदी के तर्जुमे के बारे में जो हिंदी के हामी हैं, उन दोस्तों से बातें की हैं, वो भी हिंदी के तर्जुमे से मुझे इसका मतलब नहीं समझा सके।
खुद पंडित नेहरू ने जब डॉक्टर रघुवीरा का किया कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी अनुवाद पढ़ा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा, सच बात तो ये है कि इस ट्रांसलेशन का एक लफ्ज़ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा है। पर फिर भी हिंदी के उग्रपंथी हर मौके पर हिंदी हिंदी करने से बाज ही नहीं आ रहे थे। ऐसे हालात में एक विशेष कमेटी बनाई गई और श्री के.एम. मुंशी और श्री गोपाल स्वामी अयंगार को कोई ऐसा फॉर्मूला इजाद करने का काम दिया गया जिससे भाषा के सवाल पर सब संतुष्ट हो सकें। Mr. Gopala Swami Iyengar will move the first amendment number 65. So, the final decision is that we should adopt Hindi as the language for all official purposes of the Union under the Constitution. The subsidiary decisions were that we had to keep English going for a period of 15 years until Hindi could establish for itself a position in which English stands today. No! No! So, I move that the official language of the Union shall be Hindi in the Devanagari script, and the form of numbers shall be the international form of Indian numerals. No! हिंदी के अतिरेकी इस फैसले से नाखुश थे, पर अपनी मेजॉरिटी से बड़े आश्वस्त भी थे। वो भूल गए थे कि लोकतंत्र में संख्या शक्ति का इस्तेमाल सोच समझकर और अल्पसंख्यकों की भावनाओं का आदर करके ही किया जाना चाहिए। You cannot make a language suitable for a modern world simply by a legislative vote. The suitability of the language requires great thinkers, great writers, philosophers, literateurs, dramatists, scientists, and many others. So I believe, without giving any offense, that Hindi is a language which is in a very rudimentary condition in this respect. And I submit that besides Hindi, there are other claimants. Sir, my respectful submission is that today Hindi is only a regional language and a provincial language. And just because it is being spoken by about 10 crores of people out of 32 crores, we are raising it to the level of common language. I would call all languages spoken in India as our national languages. जनाबे वाला, महात्मा गांधी ने मुझसे कहा था कि जिस तरह आपने दिल्ली में अमन कायम करने के लिए मेरा साथ दिया है, उसी तरह हिंदुस्तानी जबान के प्रचार के लिए भी हिंदुस्तान भर में कोशिश करनी होगी और इसमें आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। उस वक्त मैंने उनसे कहा था, हम आपके साथ हैं, लेकिन आज यहां पर हिंदी को उसी हिंदुस्तानी की जगह रखा जा रहा है और गांधी जी के और कांग्रेस के 30 साल तारीख के खिलाफ गलत कदम उठाया जा रहा है। तू मैं सिर्फ भाषा को लेकर ही नहीं थी। संख्याओं के 9 चिन्ह यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी संविधान सभा में एक लंबी बहस का बायस बन गए थे। A new dispute regarding numerals has also cropped up. And the issue is whether the numeral should be of international form or Devanagari form. Crores of our South Indian friends are insisting that they will not yield on this point. Some of my friends spoke eloquently that a day might come when all of India shall have one language and one language only. Frankly speaking, I do not share that view. If it is claimed by anyone that by passing an article in the Constitution of India, one language is going to be accepted by all by a process of coercion, I say, sir, that will not be possible to achieve. Unity and diversity is India's keynote and must be achieved by a process of understanding and consent. You will not call it provincial if I say that I am proud of my own language. It is a language that has been enriched by many noble writers for centuries past. It is the language of Vande Mataram, the language of our national poet, Rabindranath Tagore. It is the language of India. That is your language.
I am sure that the languages of my friends from the South and the West, of which they are so proud, also have great records which must be safeguarded and protected in ample measure. Much has been made about the numerals. We are having a minor war over numerals. The continuance of the international numerals, which have come back to the country of their birth in somewhat modified form, is vitally necessary for our own interest. You have got your statistics, scientific work, commercial undertakings, bank accounts, audits. You have so many other things in respect of which the use of international numerals is necessary. भाषा के टेढ़े सवाल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिंता थी कि हम भारत की एकता को आगे रखते हुए कैसे अपनी अनेकता को भी कायम रखें। असली चुनौती यही है। हर जबान का अपना मसला था, अपने डर थे, अपनी समस्याएं थीं। Sir, to choose any language, the danger is that the majority of a section of our people who deny that Punjabi is their mother tongue might adopt Hindi, which is not their main language, as the official language of the state. छोटे छोटे अल्पसंख्यक समुदायों की भाषाओं के अपने दावे थे, जैसे कि आदिवासियों की भाषाएं। Mr. President, Schedule 7A, some of the Adivasi languages, which are spoken not just by a few, but literally by millions, should also be included. भाषा के सवाल पे शायद सबसे उम्दा भाषण मौलाना अबुल कलाम आजाद का था। अगर हम सब ये चाहते हैं कि अंग्रेजी की जगह हमारी वतन की जबान तमाम मुल्क, तमाम कौम की जबान हो, तो इसके सिवा हमारे सामने कोई चारा नहीं कि एक मुद्दत तक हम सब्र और इंतजार करें और अंग्रेजी को कायम रखते हुए वतनी जबान की तालीम बढ़ाने की कोशिश करें। जहां तक जबान का ताल्लुक है तो आमतौर पर यह बात मान ली गई है कि कौमी जबान वो जबान हो सकती है जो उत्तरी हिंद की जबान हो, लेकिन इस वक्त उत्तरी हिंद की जबान के लिए 3 नाम पैदा हो गए हैं: उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी। जबानें बनाई नहीं जाती, जबानें खुद ब खुद बनने लगती हैं। जबानें ढाली नहीं जा सकती, बल्कि खुद ब खुद ढलने लगती हैं। दरअसल जबान का यह मसला जिस तरह से हल होना चाहिए था उस तरह से हल नहीं हुआ। मैंने कोशिश की, मेरे चंद दोस्तों ने कोशिश की, लेकिन फिर हमने ये महसूस किया कि मौजूदा आब हवा में इससे ज्यादा लचक पैदा नहीं हो सकती है। और उधर कांग्रेस के सदस्यों की एक जोरदार मीटिंग हुई, जहां बहुत गिले शिकवे, शिकायतों, गर्मा गर्मी और झड़पों के बाद हिंदी को लेकर गरम दल और नरम दल के बीच समझौता हो ही गया। I think we have adopted a chapter for our constitution which will have very far-reaching consequences in building up the country as a whole. We wanted our friends from the South to accept Hindi, and they accepted it. And we wanted them to accept the Devanagari script, and they have accepted it. They want us to accept a different form of numerals. And why should there be any difficulty in accepting it? We have done the wisest thing possible. And I'm glad, I'm happy, and I hope posterity will bless us for it.